हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन इशू ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित चैप्टर्स की शुरुआत हमने की है और हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने दूसरी वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नर्मदा आरती जो है जो जबलपुर में होती है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और इस नदी की पौराणिक और महत्वपूर्ण कथाएं भी बहुत ज़्यादा हैं और यह नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण इस नदी की इतनी प्रसिद्धि है मध्य प्रदेश में, और नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, जो मैं आपको यहां पे चर्चा करूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैं आखिरी वीडियो में आपको प्रश्न बताता हूं कि कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा अपनी। और हम चर्चा करने जा रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, या जो ये नदी है यह कहाँ पे, इसकी स्थिति क्या है और इसका उद्गम स्थल क्या है। तो यह नदी नर्मदा नदी जो है वो, इस मैप को मैंने बनाया है आपके लिए और ये थोड़ा समझने के लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं इसमें। इस मैप पर अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो ये अनूपपुर का जो ज़िला है यहाँ पे, तो अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक जो क्षेत्र है वहाँ से नर्मदा नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल है। और जैसा कि सोन और नर्मदा आपने जाना ही था कि दो नदियाँ हैं जो इसके उद्गम स्थल हैं यहाँ पे। तो अमरकंटक के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और यह जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर बहते हुए, यह मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है और यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए यह गुजरात राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी में जा करके गिर जाती है, अर्थात वहाँ पे इसका समापन होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके उद्गम क्षेत्र से लेकर के और मध्य प्रदेश के जो निर्गमन क्षेत्र है यहाँ पर, और गुजरात से खंबात की खाड़ी के बीच में इस नदी ने क्या क्या महत्व है इसका, और कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्पेशली हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं, हिमालयीन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयीन नदियाँ जो होती हैं वो वर्ष भर जलमग्न रहती हैं, यह उनकी प्रमुख विशेषता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो वर्षा के जल से अपने जल को प्राप्त करती हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में एक क्षेत्र आज हम पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो उद्गम क्षेत्र क्या कहलाता है? उद्गम स्थल वह क्षेत्र कहलाता है जहां से उस नदी का उद्गम हुआ है, उस नदी का मुहाना है जहां से वो निकल रही है। तो इसके उद्गम क्षेत्र को अनूपपुर जिले में अमरकंटक को माना गया। और फिर यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए सीधे गुजरात राज्य से होते हुए यह खंबात की खाड़ी में जा करके मिलती है। आइए अब हम देखते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो यह कुल लंबाई अगर इसके बारे में चर्चा करें तो 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई इसकी। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। एमपी में ऑल इसकी जो लंबाई है वो 1312 है और एमपी में 1077 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इसको लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है एमपी का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी परियोजनाएं जो है, नदी घाटी परियोजनाएं, वो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर ही हैं। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर के लगभग ये निकलती है और यह कर्क रेखा के समानांतर भी निकलती है। और इसीलिए जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं वो जलमग्न रहते हैं और कई सारी जल परियोजनाएं जो हैं वो उस पर निर्भर करती हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी कई प्रसिद्ध और धार्मिक स्थलों से भी मध्य प्रदेश की गुजरती है और इसी के तट पर कई सारे धार्मिक स्थल हैं और इसीलिए यह पौराणिक कथाओं के अनुसार भी बहुत महत्व रखती है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो इसकी सहायक नदियां कुल लगभग छोटी बड़ी सभी मिलाकर के 41 सहायक नदियां हैं लगभग, जिसमें से हम प्रमुख आज इसकी सहायक नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी जो है वो थावर नदी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं अमरकंटक से जैसे ही निकलती है तो थावर नदी है। फिर इसके बाद शक्कर नदी जो है इसकी सहायक नदी है। फिर ये हिरण नदी जो है इसकी सहायक नदी है। फिर ये शेर नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर कुछ क्षेत्र पर अगर हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तो वारणा नदी है यहाँ पे है। फिर यही नदी जो है होशंगाबाद के पास अगर आप देखेंगे तो तवा नदी है। और तवा नदी में भी दो नदियाँ हैं, एक छोटी तवा नदी है और एक बड़ी तवा नदी है। फिर उत्तरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो कोलार नदी जो है वो है। और फिर यहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सूक्ता नदी है और ये मान नदी है और हथनी नदी है और कुंडा नदी है। तो ये कुल मिलाकर के प्रमुख नदियां जो हैं
वो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की प्रमुख नदियां हैं। और इसके बारे में हमने चर्चा किया। प्रमुख सहायक नदियां, इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं लगभग, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इन नदियों से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें जलप्रपात हैं, नर्मदा नदी के कौन कौन से जलप्रपात हैं जो उस पर है या उसकी सहायक नदियों पर हैं। तो प्रमुख जलप्रपात जो है कपिल धारा है, जो कि अमरकंटक के पास ही है, जिसमें आप देखेंगे लगभग 15 मीटर इसकी ऊंचाई है कपिल धारा की। फिर इसके बाद हम दुग्ध धारा की चर्चा करते हैं। तो दुग्ध धारा और कपिल धारा, दुग्ध धारा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो है पूर्णतः श्वेत रूप में यह धारा है, और यह जब ऊपर से नीचे गिरती है तो एक दुग्ध की आकार बनाती है, सफ़ेद लड़ी की एक आकार बनाती है, इसलिए इसको दुग्ध धारा कहा जाता है। यह 15 मीटर से थोड़ी कम है। फिर हम चलते हैं जबलपुर की ओर। तो जबलपुर में भेड़ाघाट आपने देखा ही होगा, भेड़ाघाट में धुआंधार है। अब इसका नाम धुआंधार जलप्रपात क्यों है, इसका एक यह कारण ये है कि वहाँ से जो जलप्रपात उसकी जो पानी की बूंदें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो हवा में बौछार मारते हुए बाहर निकलती हैं, उसी के रूप में वह धुएं के रूप में वह निकलती है, इसलिए इसको हम कहते हैं धुआंधार। तो यहाँ पर बंदर कुदनी भी है, धुआंधार भी है, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थल है मध्य प्रदेश का। चलिए फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसकी प्रमुख जलप्रपात में। तो मांधाता दर्दी, ये दोनों जलप्रपात जो हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि नर्मदा नदी पर हैं। फिर इसकी सहायक नदियों पर हैं। फिर सहस्त्रधारा जो है वो आप देखेंगे खंडवा खरगोन के क्षेत्र में है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे जारवानी। तो ये कुल मिला करके मांधाता और दर्दी की जो ऊंचाई है वो लगभग 12 मीटर है। सहस्त्रधारा जो है वो लगभग 8 मीटर ऊंची है। तो यह कुल इसकी लंबाई हो गई जलप्रपातों की। और यह जलप्रपात जो है प्रमुख जलप्रपात, वैसे तो कई छोटे बड़े जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर, लेकिन हम प्रमुख जलप्रपात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रमुख जलप्रपातों में ये जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। और सहायक नदियों के हमने बारे में बताया ही था कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। एक वो नदी जो किसी बड़ी नदी से निकल करके एक अन्य धाराओं में डिवाइड होती हो या विभाजित होती हो, और या तो फिर अन्य नदी का उद्गम स्थल जो है वो किसी बड़ी नदी में जाकर के मिले। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चंबल नदी जो है वो हिमालयी नदी यमुना नदी पर जाकर के मिलती है और इटावा के पास उत्तर प्रदेश में। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सभी नदियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उसमें से एक ये नर्मदा नदी है। फिर हम देखते हैं कि नर्मदा नदी है जो, तो इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है। तो जैसा कि आप देखेंगे मैंने मैप पर ये जो आपको ब्लू कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स मोटे दिख रहे हैं, तो ये हमारी परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उद्गम स्थल से। थाबर परियोजना जो है वो मंडला में है, ठीक है, थाबर परियोजना। फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं रानी अवंतीबाई परियोजना। रानी अवंतीबाई परियोजना को ही बरगी परियोजना के नाम से पहले जाना जाता था। बरगी डैम आपने सुना ही होगा और यह जबलपुर में स्थित है। फिर हम चर्चा करते हैं तवा परियोजना, होशंगाबाद, जैसा कि आपने नाम सुना ही है, वहाँ पे होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ये संभाग नर्मदापुरम के नाम से भी होशंगाबाद को जाना जाता है। तो तवा परियोजना जो आपको हो गई। फिर इसके बारे में देखते हैं वारणा परियोजना जो कि वारणा नदी पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना, सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक ये मानी जाती है इंदिरा सागर परियोजना, जो कि खंडवा में है। फिर इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर परियोजना, जो कि खरगोन में है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये पूछता है कि ये परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं। फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे चल करके सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है, जो महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में एक सीमा बनाती है। और सरदार सरोवर बांध जो है उसकी ऊंचाई को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, आपको मालूम है। और मेधा पाटकर जो हैं वो समाज सेवी, उन्होंने एक व्यापक आंदोलन किया था। तो यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उनके कार्यकाल से चल रही थी परियोजना। तो यह सबसे पुरानी परियोजना भी कही जाती है। तो इस प्रकार यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं चंद्रशेखर परियोजना। अब चंद्रशेखर परियोजना का नाम जो है अलीराजपुर से है और अलीराजपुर झाबुआ का क्षेत्र जो है। और चंद्रशेखर आपको मालूम ही था कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे अलीराजपुर के क्षेत्र से थे। तो यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनता है कि चंद्रशेखर परियोजना जो है वो कहाँ है। तो आपको बेशक अलीराजपुर ही समझना है वहाँ पर, क्योंकि अलीराजपुर से वो प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं अपना कि जो छोटी बड़ी परियोजनाओं के रूप में हो गया, तो इंदिरा सागर परियोजना हमारा हो गया। इस प्रकार यह जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इसमें पाई जाती हैं।
अब एक परियोजना जो है वो दिजला देवड़ा परियोजना है। ये भी एक महत्वपूर्ण परियोजना जो कि खरगोन में स्थित है। और दिजला देवड़ा ये दोनों परियोजनाएं, दिजला देवड़ा परियोजना यहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हमने चर्चा की कि इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, छोटी बड़ी लगभग, जिसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने इनमें प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखा। नर्मदा नदी जो है उद्गम स्थल से लेकर के और इसके समापन स्तर पर इसकी लंबाई हमने देखी कि यह 1077 किलोमीटर एमपी में है। इसको लाइफलाइन क्यों कहा जाता है वो हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कि यह नर्मदा नदी जो है तो वो इसका समापन कहाँ होता है। खंबात की खाड़ी में हमने बता दिया आपको, गुजरात। अब गुजरात और खंबात की खाड़ी में, तो ये खंबात की खाड़ी जो है वो गुजरात, आपने जैसे इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया का मैप में ये गुजरात का क्षेत्र जो है वो यहाँ पे आता है। ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी, अब खाड़ी क्या क्षेत्र होता है? खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि 3 ओर से स्थलों से घिरा हो और एक ओर से उसका जो है वो समुद्री मार्ग या किसी जल मार्ग से वो घिरा हो, उसको हम बोलते हैं खाड़ी। तो ये क्षेत्र जो है हमारा है तो ये उसी प्रकार का क्षेत्र है, 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है और एक क्षेत्र जो है हमारा वो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर के सीधे समाप्त होती है मध्य प्रदेश से होते हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। फिर यहाँ से गुजरात में जाती है, गुजरात से होते हुए। और यही नहीं, एक प्रमुख सहायक नदी जो है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी जो है तो वो पश्चिम की ओर बहती है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है इन दोनों नदियों की, एक नर्मदा की और एक ताप्ती की, कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण इसकी खास बात है, क्योंकि भारत में यही 2 प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जैसा कि आपको मालूम है डेल्टा क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी क्या होता है? जब कभी बड़े स्तर से कोई जलप्रपात जैसा कोई जल है वो मुहाने से होते जब समुद्र में मिलता है, गिरता है, तो वो उस क्षेत्र को क्या करता है, दबा देता है। जहाँ पे वो पानी की धारा जो होती है, वो वायु दाब जो बनता है उसका, तो उसके कारण वो क्षेत्र दबता जाता है। तो यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण ये नदियाँ नहीं करती हैं। तो एक यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो यह हमारी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी गुजरात में यहाँ पर खंबात की खाड़ी में होकर के मिल जाती है। तो यह इसका जो होता है वो समापन एरिया क्षेत्र कहलाता है। और चंबल नदी के बारे में हमने आपको बताया था कि वो हिमालयी नदी, यमुना नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने नर्मदा नदी के बारे में देखा कि नर्मदा नदी क्या होती है और नर्मदा नदी पर कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और नर्मदा नदी के कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं, इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं, किस जलप्रपात की कितनी ऊंचाई है, कितना महत्व है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर हमने अभी इसको बहुत संक्षिप्त में बताया, क्योंकि हम जलप्रपात के बारे में अलग से चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। परियोजनाओं के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। अलग अलग परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है, उस पर परियोजना किस पर आधारित है, जल विद्युत है या किस प्रकार की परियोजना है, और उसमें कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, सिंचाई परियोजनाएं कितनी हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो एमपी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासतौर पर मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः पूछे जाते हैं और नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमने यहाँ पे आज चर्चा की कि नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल क्या है। तो मैंने बताया आपको अनूपपुर जिला में अमरकंटक का आपको याद रखना है, जो 2 नदियों का उद्गम स्थल है, एक है सोन और एक है नर्मदा। दूसरा हमने चर्चा किया कि नर्मदा नदी जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग MPPSC के मेंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरे कौन सी वो 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती हैं, और धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है, या दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है, कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो ये कुल मिला करके प्रमुख इसकी वो है विशेषताएं हैं। सबसे ज़्यादा जो जलप्रपात हैं वो यह भी माना जाता है कि नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। सबसे ज़्यादा जो सहायक नदियां वो ये माना जाता है कि नर्मदा नदी की हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 200 नदियां बहती हैं। 200 नदियों में से सबसे प्रमुख नदी और सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। इसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो यह कुल मिलाकर के नर्मदा नदी की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी।